चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का बारे में क्लास 9 10 में तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अभी क्लास 12 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्या हो गया, अभी हम लोग चार्ज का मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जब इसका पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट में था। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज इन मोशन। लेकिन जब चार्ज इन मोशन का बात करता हूं तो मोशन में दो टाइप का आ जाता है। एक हो गया क्या, कांस्टेंट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाता है, वो वाला एक हो गया। और एक हो गया क्या, एक तो नॉन यूनिफॉर्म में, मतलब ये हो गया क्या, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन एक तो होगा जो कि यूनिफॉर्म होता है, और एक हो गया क्या एक्सीलरेटेड मोशन जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो हम लोग जो बात करेंगे अभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे। जहां वेलोसिटी चेंज होगा उस समय जो होगा वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, मतलब चार्ज इन मोशन बट द मोशन इज यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। ओके ना, तो उसका बारे में इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में जो हम लोग पहले पढ़े थे वो डेफिनेशन था क्या। उस डेफिनेशन का हिसाब से क्या होता था कि कोई भी अगर कंडक्टर में ले लूं, जैसे मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं, ये कंडक्टर अगर मैं ले लिया, अगर मैं इसका कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन का थ्रू में अगर चार्ज पास कर रहा है तो मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो चार्ज कंटिन्यूअसली एक क्रॉस सेक्शन से पास करना चाहिए, तो बोलूंगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ओके, ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ओके, अब सवाल है कि अगर चार्ज यहां से पास करने से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है बोल के बोल रहे हैं। ओके, अच्छा, तो इन दैट केस इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इसका मेजरमेंट का जो है वो स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब एक सेकेंड में ये क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट। ओके, तो इसको हम लोग मेजरमेंट अगर करते हैं तो उसका कुछ यूनिट भी होगा, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया क्या, एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं कि एम्पियर कैसे होगा, तो सीधा सीधा बोल रहा हूं कि यहां से कितना चार्ज जाता है एक सेकेंड में, तो क्योंकि एम्पियर बोल रहा हूं कि ऐसा यूनिट में तो चार्ज जाना चाहिए 1 कूलम। तो अगर 1 कूलम चार्ज गया एक सेकेंड में तो मैं उसको बोलता हूं कि ये कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो जैसे हमको पता चला कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन मतलब मेजरमेंट क्या करते हैं, चार्ज फ्लोइंग ऊपर लिखते हैं, नीचे टाइम, तो Q/T। ओके, अगर हम एक तो स्मॉल ड्यूरेशन ले लेंगे, उस ड्यूरेशन में डेल्टा T समय में डेल्टा Q चार्ज किया तो कितना करंट गया, डेल्टा Q/डेल्टा T, और इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में मैं ले लूं तो हो जाएगा क्या, इंस्टैन्टेनियस करंट। ठीक है, चलो जितना मैं बताया उतना मैं लिखा देता हूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, लिखो, हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट लिखे हो, चलो उसका नीचे लिखो, द continuous flow of charge through a cross section of a conductor is called electric current. Okay, नीचे electric current is measured as the rate of flow of charge. Electric current is measured as the rate of flow of charge. Okay, if
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चार्ज क्रॉसिंग a cross section of a conductor in time t, delta t कर देता हूं, delta t, then I average is equal to delta q by delta t. Okay, if delta t tends to 0, मतलब ये जो समय है मैं उसको बहुत कम कर दिया, तो यहाँ पे अभी ये जो फॉर्मूला बन जाएगा उसको आई इंस्टेंटेनियस बोल दूंगा मैं। वो हो जाएगा क्या, डेल्टा क्यू हो जाएगा डी क्यू और डेल्टा टी हो जाएगा डी टी। dq by dt आई इंस्टेंटेनियस, मतलब ये इंस्टेंटेनियस करंट है और ये एवरेज करंट है। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस और ये एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट में और एवरेज मतलब एक ड्यूरेशन में कितना ही हो। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया ये। ऑलराइट, अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, मतलब जो इसका यूनिट है बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एंपियर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एंपियर, ब्रैकेट में कैपिटल लिख दोगे। तो 1 एंपियर हम कब बोलेंगे? 1 एंपियर का अगर मैं डेफिनेशन पूछूं कि बताओ भाई 1 एंपियर क्या है, तो मैं ये फॉर्मूला का यूज करूंगा, इसका या इसका। मान लेते हैं I इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, तो मैं बोलूंगा 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। ओके, तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर लिख सकते हो। सो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर is 1 एम्पियर। तो इसको मोटा मोटी हम करंट बोलते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, इज 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge is flowing through the cross section in 1 second, in 1 second। खत्म, चलो इसको लिख लिया। अच्छा, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, उसके यूनिट के बारे में जानते हैं, उसका डायमेंशन के बारे में जानते हैं। अगर नया क्वांटिटी आ गया साथ में ये जानने का भी कोशिश करते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है। ओके, चलो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या होगा? आई होगा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से जो पढ़ाया गया उसमें ही बताया गया है। ठीक है, ओके, चलो आगे मैं बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सिंपल चीज तो पता ही होगा आप लोगों को कि अगर यहाँ पे कंडक्टर जा रहा है, यहाँ पे कंडक्टर जा रहा है, ये हो गया 3 एम्पियर का, ये हो गया 4 एम्पियर का। कंडक्टर से करंट इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। मान लेते एक कंडक्टर ऐसा है, हो गया ना, तो इसमें करंट कितना जाना चाहिए? तो ये पॉइंट में करंट यहाँ से आया 3, 4। अच्छा देखो एंगल कितना है बताओ, 90 डिग्री। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री में एक्ट कर रहे हैं, तो होना चाहिए था कितना बताओ? यस, 5 एम्पियर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। वेक्टर होता तो आंसर होता 5 एम्पियर। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये 5 एम्पियर है कि नहीं? हमको पता है कि इतना घुसा है मतलब इतना निकलेगा, तो ये 7 एम्पियर करंट ही इधर जा रहा है, ना कि 5 एम्पियर। इसका मतलब हो गया
करंट एक तो स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर ना? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। एक और क्वांटिटी होता है टेंसर क्वांटिटी, जो हमारा पोर्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको वो तो नहीं मान सकते, तो इसीलिए हम लोग इसको स्केलर ही मानेंगे। ठीक है, लिख लो, ऑल्दो करंट हैज both magnitude and direction, but it does not obey law of extradition, so electric current is a scalar quantity. Okay? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि करंट का क्या क्या टाइप हम लोग को मिल सकता है। तो हम लिख देते हैं अभी क्या, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। तो हमारा जो करंट है दो टाइप में मिल सकता है हमको, एक हो गया क्या, डायरेक्ट करंट, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं क्या, डीसी, और एक हो गया क्या, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये जो करंट है हमारा घर में जो सप्लाई आता है वो सब अल्टरनेटिंग करंट होता है। ओके, और जो भी हमारा सब लगा हुआ है मशीनरी सब अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्लियर? ओके, अब दूसरा हो गया क्या, डायरेक्ट करंट या फिर डीसी। तो ये डीसी अगर डायरेक्ट करंट को मैं फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो स्टेडी डीसी और एक तो हो गया क्या, वेरिएबल डीसी। स्टेडी डीसी एक तो हो जाएगा, वेरिएबल डीसी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि ये तीनों में फर्क क्या चीज है। ये तो पता चल गया, करंट पहले दो टाइप का, डीसी एसी, डीसी दो पार्ट में, स्टेडी वेरिएबल, और एसी ये तो वेरिएबल ही होता है हमेशा। ठीक है, स्टेडी बोलते क्या होता है, मान लेते हैं ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जिसमें मैं टाइम लिख रहा हूं, ये वाई एक्सिस जिसमें मैं करंट लिख रहा हूं। तो अगर स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट है या फिर स्टेडी करंट है, तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे जाना वाला है। मतलब अगर t 0 में इतना करंट है, t 1 में भी उतना ही होगा, t 2 में भी उतना ही होगा, हर समय उतना ही करंट होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेडी डीसी, और एक हो गया क्या, वेरिएबल डीसी। वेरिएबल डीसी में क्या होता है कि ये टाइम हो गया और ये करंट हो गया, मान लेते हैं दिस इज टाइम, दिस इज करंट आई। तो एक पर्टिकुलर समय में मान लेते हैं करंट इतना है, तो वो क्या होता है, ऐसे जाता है, मतलब वेरी करता है। वन ऑफ द शेप आई हैव ड्रॉन, नॉट नेसेसरीली कि ये शेप आएगा, ये ग्राफ आएगा, कुछ अलग भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल डीसी का मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। हाँ, ऐसे ड्रॉ किया हो तो एसी जैसा दिख रहा है, बट नॉट एसी, दिस इज नॉट एसी, ये डीसी है। क्यों डीसी है मैं बता रहा हूं, क्योंकि करंट जो है यहाँ पे देखो आई पॉजिटिव है और ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, कम बेसी हो रहा दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है। तो ये वाला है डीसी, डायरेक्ट करंट जो है एक तरफ ही जाता है, मतलब एक सर्किट अगर मैं बना दिया, करंट इससे जा रहा है तो हमेशा ऐसे ही जाएगा, उसका वैल्यू कम बेसी हो सकता है लेकिन ऐसे ही जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये हो गया हमारा आई और ये हो गया हमारा टी। जरा मार्क करो तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों में नहीं, पूरा सेम दिख रहा है, डिफरेंस तो है। क्या है, ये वाला चीज जो है ऊपर यहां से ड्रॉ किया गया है और इससे ही चला, जबकि ये वाला चीज यहां से ड्रॉ किया गया। इसका मतलब है कि जब एसी आता है कुछ समय के लिए वो पॉजिटिव होता है,
और कुछ समय के लिए नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया करंट अगर एक कुछ समय के लिए इधर फ्लो करता है तो कुछ समय के लिए इधर फ्लो करता है, ठीक है, ये इस समय फ्लो करता है। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग करंट के बारे में जान लिए, क्या क्या टाइप का करंट आ सकता है। फिलहाल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डीसी का ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और स्टेडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वेरिएबल डीसी है डिस्कस अभी तो हम कर नहीं सकते, हमारा पोर्शन में नहीं है, तुम लोग पढ़ भी नहीं सकते अभी। इसको जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे उस समय इसका बारे में डिस्कशन कर सकते हो। ओके, एनीवे हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं क्या बताओ, डीसी का बारे में, स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी उसका बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मतलब हमारा जो भी चीज आएगा अभी स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी। क्लियर है, समझ में आ गया इतना? ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये जो बताया अभी तक उसमें एक दो सवाल कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका ऊपर। छोटा छोटा आराम से बनेगा ये सवाल सब। ओके, लिखो। इफ current flowing through a conductor is given by I is equal to 2t plus 5, I is equal to 2t plus 5, then find the charge flowing through the cross section find the charge flowing through the cross section in 0 to 4 second, in 0 to 4 second। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बताओ मेरे को कि ये करंट जो दिखाई दे रहा हमको, ये करंट स्टेडी करंट है, मतलब कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है? पता चल जाएगा, देखो पता चलेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, हमेशा सेम रहेगा, और वेरिएबल में क्या होगा, चेंज होते रहेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट है या वेरी करता है। t इज इक्वल टू 0 में करंट कितना, 5, t इज इक्वल टू 1 में करंट कितना, 2 प्लस 5 7, मतलब वेरी किया तो वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल करंट है, वेरिएबल है लेकिन डीसी है क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है। ओके, चलो लिखते हैं। हमको बोला है चार्ज निकालने के लिए, कितना बोला हूं, 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड। ओके, अगर मैं कुछ और बोल दिया हो तो करेक्शन करके ये लिख लो, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहा क्या बोला मैं, है अभी इसी का ऊपर करता हूं जो मैं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि इसको मेंशन कर चुका हूं। ठीक है, चलो तो I is equal to dq by dt, this implies 2t plus 5 into dt is equal to dq, this implies dq का इंटीग्रेशन is equal to 2t plus 5 into dt का इंटीग्रेशन। ओके, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये 0 है, इनिशियल टाइम शुरू में 0 है, लास्ट में 5 है, तो 0 to 5 सेकेंड। क्लियर? ओके, तो dq का इंटीग्रेशन क्यों होता है पता है सबको, 2 बाहर आ गया, हम लोग ये फॉर्मूला डालेंगे ना, t to the power n into dt is equal to t to the power n plus 1 by n plus 1, और खाली dt के लिए क्या होगा, t, खाली dt के लिए क्या होगा, t। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। छोटा छोटा फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, क्लास 11 से हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे, क्योंकि प्रूफ उसमें काफी सारे कर चुके हैं ना। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, t का पावर 1 है, इसका मतलब t स्क्वायर बाय 2 ये फॉर्मूला लगाया तो, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, खाली dt बच गया, dt के लिए t है फ्रॉम 0 to 5। ओके, इसको मान लेता हूं मैं एम्पियर कर रहा हूं, तो q इज इक्वल टू,
ओके, कितना होगा बोलो? 2 कट गया, अब वैल्यू डालता हूं पहले 5, तो 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 माइनस 0, तो Q इज इक्वल टू 50 कूलम। इसका मतलब है कि अगर कोई एक कंडक्टर में ऐसा करंट फ्लो करता है, तो अगर मैं उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लूं, तो उसमें मैं बोलूंगा कि 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है, तो 50 कूलम चार्ज फ्लो किया है। अगर सवाल में ये पूछ दिया कि 5 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया है, नेट इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया है, बोल रहा हूं कितना नेट इलेक्ट्रॉन यहां पे क्रॉस किया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? अभी Q इज इक्वल टू Ne हो जाएगा, Ne इज इक्वल टू 50, तो N का वैल्यू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19। मेरे को याद है शायद हम लोग 1 बाय इतना जो किए थे वो आया था 6.25 into 10 to the power 18 into 50 मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इसको क्रॉस करके गया है। क्लियर है ना सवाल? ओके, मिटाओ इसको। अगला क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय, current flowing through a conductor is given by I is equal to 3 ampere. Okay, find the charge through any cross section of the conductor in 4 seconds. In 4 seconds, ठीक है? मतलब हमको बोला है कि 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया। ठीक, अच्छा अब सुनो, ये जो करंट है, ये करंट क्या करंट है? दिस इज कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट करंट का लिए फॉर्मूला हम बोल सकते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो डेल्टा Q का वैल्यू हो जाता है I इंटू डेल्टा T। ओके, I कितना है बताओ? 3 एम्पियर, डेल्टा T कितना है? 4 सेकेंड, हो गया कितना? 12 कूलम। मतलब अगर करंट इतना जा रहा है तो 3 सेकेंड में कोई भी क्रॉस सेक्शन से 12 कूलम चार्ज पास किया होगा। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो लिख दूंगा 1.12 into 6.25 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया है। तो ये दो सवाल हम किए। वो दो सवाल में क्या था? करंट दिया था, चार्ज निकालने के लिए बोला। एंड व्हाट इज द डिफरेंस मार्क किया कि एक में वेरिएबल करंट था जिसमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ रहा है, और एक में कांस्टेंट करंट था जिसमें हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टाइम के साथ, तो निकल जा रहा है चार्ज। अच्छा चलो हम इसको उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं? बोलते हैं चार्ज दिया है, हमको करंट निकालना है, चार्ज दिया है और हमको करंट निकालना है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट सवाल लिखो। The charge flowing through any cross section of a conductor is given by Q is equal to 2t square plus 6t plus 1 coulomb. Find the current. Find the current in, नहीं पहला 8 2 second beat in 0 to 2 second, in 0 to 2 second। ओके, तो यहां पे मेरे को बोला है करंट निकालने के लिए 8 2 सेकेंड बीट बोला है क्या? in 0 to 2 सेकेंड। ओके, चलो करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो Z2 सेकेंड जो बोला है ये इंस्टैन्टेनियस करंट है। ठीक है,
और इंस्टैन्टेनियस करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू dq/dt। ओके, और ये जो इतना समय से इतना समय पूछ रहा वो एवरेज करंट है। एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा q/ΔT। चलो दोनों का निकालने का कोशिश करते हैं। पहला पी Q इज इक्वल टू 2t² प्लस 6t प्लस 1, तो dq/dt बताओ ये कितना होगा? मैं लिख रहा हूं d/dt ऑफ 2t² प्लस 6t प्लस 1, ये हो गया 4t प्लस 6। समझ में आया? ओके, और यही तो हमारा करंट के लिए मिल गया फॉर्मूला। ये I इंस्टैन्टेनियस हो गया। तो 8 2 सेकेंड I इंस्टैन्टेनियस, 4 into 2 plus 6 is equal to 14 एम्पियर। कैलकुलेशन देख लेना सही है कि नहीं। क्लियर? मतलब इंस्टैन्टेनियस करंट के लिए क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालोगे, पॉइंट पुट कर दोगे। अब हम देखते हैं इसमें कितना है। 8t is equal to 0, q is equal to, या फिर हम उसको q1 बोल देंगे, is equal to कितना हो गया? 0 plus 0 plus 1 कूलम। सोच लो क्या है ये? देखो यहाँ पे फॉर्मूला में t का जगह में 0 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 8t is equal to 2 सेकेंड, तो इसको q2 लिख देता हूं। q2 कितना हो जाएगा? 2 डाल दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 into 2 8 प्लस 6 into 2 12 प्लस 1 21 कूलम। Therefore डेल्टा Q जो है Q2 minus Q1 हुआ 21 minus 1 20 कूलम, और डेल्टा T जो है T2 minus T1 हुआ, that is 2 minus 0 is equal to 2 सेकेंड। Therefore I is equal to कितना आ गया? डेल्टा Q 20 divided by 2 is equal to 10 एम्पियर। इसका मतलब हो गया क्या? एवरेज करंट का वैल्यू अलग आया और इंस्टैन्टेनियस करंट का वैल्यू अलग आया। ठीक है? ओके, क्लियर? तो मिटाता हूं इसको। लिखो हेडिंग, हेडिंग अभी लिखो, चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर। चार्ज कैरियर्स का लिखो, चार्ज कैरियर्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज कैरियर्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो हमको जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो कहां-कहां फ्लो कर सकता है? सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में क्या कर सकता है, गैस में अंडर सर्टेन लिमिटेशन वो फ्लो करता है। ओके, तो हम अगर बात करेंगे सॉलिड में, तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है? सॉलिड में करंट कैसे फ्लो करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। ओके, लिक्विड में क्या होता है? एक और चीज होता है सेमीकंडक्टर, हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज फ्लो करता है, और सॉरी करंट फ्लो करता है, या फिर चार्ज कैरियर्स उसमें जो होता है, उसमें होता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स भी करंट फ्लो करता है और होल्स के लिए भी करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अच्छा, और क्या बच गया? लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के लिए करंट फ्लो करता है। और बाकी रह गया गैस में, वो आयनाइज होता है, उसमें भी आयनाइजेशन के लिए करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो लिख लो इन सॉलिड, हेडिंग क्या लिखा? चार्ज कैरियर्स। देखो इन सॉलिड the electrons are the charge carriers, या फिर इसको कंडक्टर लिख लो। इन सॉलिड ब्रैकेट में कंडक्टर लिख सकते हो, खाली सॉलिड नहीं, कंडक्टर लिख लो। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर्स।
हो गया। नेक्स्ट, इन लिक्विड द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर चार्ज कैरियर्स। In gas, the ions are the charge carriers. Okay, खत्म इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिख लो, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल। हेडिंग क्या लिख लिया? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in conductors. ओके, चलो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर में। मेटल ही मान लेते हैं, कंडक्टर है तो मेटल है। ओके, तो मेटल्स में क्या है कि जो एटम से हमको पता है कि एटम से क्या क्या कौन सा जगह में क्या रहता है। एटम से क्या क्या चीज रहता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो उसका सेंटर में रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो उस न्यूक्लियस का चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहता है। ओके, तो जो मेटल्स होता है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होता है those are very loosely bound to the nucleus। न्यूक्लियस उनका साथ जो कनेक्टिविटी मतलब उनको जो फोर्स में खींचता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। कहां पे? मेटल्स में। तो हम क्या बोलते हैं, क्या होता है कि अगर उनको कुछ एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। किससे बाहर आ जाता है? वो एटम से बाहर आ जाता है। जब एटम से बाहर आ जाता है तो एटम क्या होता है? पॉजिटिव आयन में, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है, वो बाहर आ चुका है। लेकिन एटम अभी भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि सॉलिड में एटम में क्या बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग मूव नहीं कर सकते, वो तो स्टेशनरी है अभी भी। जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया कहां से? एटम से, उसको हम बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? क्योंकि जब तक वो एटम में था तब तक वो बाउंड था कि सर्कुलर पाथ में घूमना। जैसे वो एटम से निकल के आ गया अब वो फ्री हो गया, उसके लिए और कोई क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कैसे भी मूव करता है। समझ में आया? कहां मूव करेगा वो? कंडक्टर का अंदर। कंडक्टर का अंदर में काफी सारे खाली जगह है, उस जगह में वो मूव करता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द एटम बट स्टिल इनसाइड द क्या मेटल या फिर कंडक्टर। हो गया ना? तो उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बताओ मेरे को, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आया तो ऐसा इवन एट रूम टेम्परेचर ए गुड कंडक्टर हैव ए ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कॉपर का बात करूं तो आई कैन से अबाउट 10 to the power 29 per meter cube free electrons are available even at room temperature। टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो और निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात? नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करता क्या है, वो क्या करता है मेटल के अंदर। वो जो चीज है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मेटल का अंदर पूरा रैंडमली मूव करता है। वो उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लोग कुछ मानते नहीं है, इधर उधर भागते रहते हैं। अच्छा, अगर इधर उधर भागते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो गया, करंट तो फ्लो कर गया। इसका मतलब है कि कहीं पे कि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करना, हमको मानना चाहिए कि करंट फ्लो कर रहा है, छू लेंगे तो हमको करंट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब अभी फ्लो करने का बाद भी हम बोलते हैं करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो हो रहा है, करंट नहीं है। तो क्या रीजन है उसका बिहाइंड? तो उसका बिहाइंड का ये रीजन है कि हम जो डेफिनेशन बोले हैं, नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो
तो अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन एक उठा के ले लूं, इससे मान लेते क्रॉस सेक्शन उठा के ले लिया, तो मैं क्या देखता हूं कि क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गया, 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 लेकिन साथ में कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे भी गया, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे भी गया, कुछ ऐसे गया और कुछ ऐसे गया, क्योंकि रैंडम मोशन तो है और एक दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। जैसे बताया तो 10⁻29 पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब कितना होता है इतना, जैसे हमारा एक कूलर है सोचो, उसका आसपास में, उसका अंदर में 10⁻29 मीटर क्यूब, 10⁻29 नंबर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ह्यूज, वेरी ह्यूज। तो सारे इसके अंदर में आगे पीछे इधर उधर भागते रहते हैं। तो अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लूं तो उसमें नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ इधर जा रहा होगा तो कुछ इधर जाएगा। नेट इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन में पास कर रहा है तो जीरो, इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज का बात कर रहा हूं, नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन जीरो। इसीलिए अगर एक मेटल यहां पे रख दिया गया तो कुछ नहीं होने वाला है इसके साथ, मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, मैं टच करूंगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो फिर करंट फ्लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? करंट फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सुनो मेरे बात, यहां पे तो कंडक्टर पड़ा हुआ है, मैं क्या करूंगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा। अब क्या होने लगेगा? याद करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर एक चार्ज को मैं रख दूं तो चार्ज के ऊपर एक फोर्स गिरता है Q × E, है कि नहीं? अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ही फोर्स गिरेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा। फिलहाल जो ये कंडीशन को यूज करते हैं हम यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उनका ऊपर फोर्स दिया। अब पूछोगे कि सर आप तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जाता है, तो फिर ऐसे क्या हो, क्यों नहीं जाता है? बता रहा हूं ना, स्टार्टिंग में तो जाएगा, जाने से होगा क्या? देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स गिरेगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, आके कहां तक आके पहुंचेगा? ये सरफेस में आके पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये वाला सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन आया इधर से तो ये वाला प्लस हो गया। तो हमारा हो क्या रहा है कि ये फील्ड तो मैं दिया, तो एक फील्ड अंदर अपने आप बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां पहुंच गया, रुक गया, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ठहरे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ठहरे हुए हैं, तो एक जगह में पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही, पॉजिटिव से नेगेटिव से, पॉजिटिव तरफ से आएगा नेगेटिव, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। क्या ई में दिया तो अंदर में घुसा पहले ही, फिर इलेक्ट्रॉन को इधर किया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये कब तक चलेगा? वो तब तक चलेगा जब तक ये फील्ड और ये फील्ड सेम ना हो जाए। तो ये दोनों फील्ड सेम हो जाएगा तो क्या होगा? ये दोनों फील्ड अगर सेम हो जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद इसके अंदर में नेट फील्ड जीरो होगा। फिर होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में था और फोर्स उसके ऊपर नहीं गिरेगा। अब बोलोगे सर इसका वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बढ़ाओ, इसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है आने के लिए, अगर वैल्यू बढ़ा दोगे तो फिर से फील्ड बढ़ने लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर से जमने लगेगा यहाँ पे फिर से ये फील्ड बढ़ जाएगा, इंड्यूस्ड फील्ड, फिर क्या होगा? दोनों फिर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर का अंदर अपने आप फील्ड बनता है, और वो फील्ड जो है ये फील्ड को अपोज करता है, तो ये अपोज करता है तब तक जब तक दोनों का फील्ड सेम ना हो जाए, तो नेट फील्ड इज जीरो। दैट इज व्हाई नो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स इनसाइड ए कंडक्टर। तो फिर करंट फ्लो करेगा नहीं। अगर ऐसा फील्ड नहीं दोगे तो इसमें अगर हम देख लिए कि करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, तो फिर फ्लो कराने के लिए हमको क्या कराना पड़ेगा? क्योंकि मैं जो भी फील्ड दे रहा हूं तो बंद ही हो जा रहा है कुछ देर के बाद,
जितना भी फील्ड दूंगा उसके लिए कुछ देर के बाद तो फ्लो बंद हो जा रहा, मतलब फोर्स तो उसका पर गिरना बंद हो जा रहा। तो फिर क्या करें? हम क्या करेंगे, यहां से एक ठो कंडक्टर में बैटरी लगा देंगे। ये प्लस ये माइनस हो गया। आप सोचो अगर मैं इसे बैटरी लगा दिया तो क्या होने वाला है? बैटरी लगा दूंगा तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा था यहां पे रुकेगा क्यों? पाथ तो मिला, उस समय पाथ नहीं मिल रहा था, अभी पाथ मिल गया, ये चलने लगा, यहां पहुंच गया। ओके, इसका मतलब देयर इज नो मोर स्टोरेज। यहां पे अब चार्ज स्टोर नहीं होने वाला है। क्योंकि चार्ज स्टोर नहीं होने वाला है तो ये फील्ड तो रहेगा नहीं, इंड्यूस्ड फील्ड रहेगा नहीं। कहने का मतलब है कि कंडक्टर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन कब आता है? अगर उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस में दे के रखूं। अगर खाली हम उसको कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर रख देंगे तो उसका अंदर में फैल जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे या फिर कोई और सोर्स लगा देंगे तो उसका अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअस उनका ऊपर फोर्स लगने लगेगा, और कंटिन्यूअस फोर्स लगेगा तो वो लोग आते रहेंगे इधर, तो हमारा करंट फ्लो हो गया। सो दिस इज द स्टेप दैट इज गोइंग ऑन। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, तो ये मैकेनिज्म में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर में। बिना बैटरी का करंट में फ्लो करता है क्या? नहीं फ्लो करता है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दो, नहीं फ्लो करेगा। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पे कंडक्टर पड़ा हुआ है, यहाँ पे बाहर से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया या फिर करंट कहीं पे फ्लो किया तो इसके लिए यहाँ पे ये कंडक्टर का ऊपर करंट नहीं फ्लो करेगा। इस पे करंट फ्लो करने के लिए जरूरी है कि इसका दो एंड में बैटरी लगाया जाए ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बने और उसको फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में भी जाए, क्योंकि अभी वो चार्ज इधर इधर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा और नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा अंदर। क्लियर है ना? इतना समझ में आ गया? चलो, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। मतलब बिना बैटरी का हमारा आएगा नहीं। बैटरी का बात नहीं कर रहा हूं, बिना क्या नाम है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमारा जरूरी है क्या कि उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। किसमें? दोनों एंड में। क्लियर? तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत दिखा देता हूं। A metal conductor has a huge number of free electrons. Even at room temperature, these free electrons move with all possible velocities in all possible direction. Okay, this velocity is called thermal velocity. This velocity is called thermal velocity. However, the average of these velocities is zero. The average of these velocities is zero. मतलब थर्मल वेलोसिटी का एवरेज जीरो। Therefore, the net charge crossing through any cross section, net charge crossing through any cross section of the conductor is zero. Okay, so no current flows through the conductor. Okay, चलो पैराग्राफ चेंज करो। If an electric field is applied across the conductor, then due to the force
the electrons start moving opposite to the direction of electric field and get accumulated at one end of the conductor. So the other end of the conductor becomes positively charged because of the decrease of electrons in those areas. फिर deficiency of electrons लिख दो, अच्छा वर्ड है, deficiency of electron in those areas. So an electric field will be set up, so an induced electric field will be set up which opposes, induced electric field will be set up which opposes the applied field. This continues till the induced field is equal to applied field. Magnitude of induced field is equal to magnitude of applied field. So electric field inside a conductor is zero. So electric field inside the conductor is zero. Okay. Now, when a battery is connected across the ends, now cut. Paragraph change करो. When a battery is connected across the ends of the conductor, due to the potential difference of the battery, external field is set up around the conductor. So electrons move, so free electrons move towards, free electrons move opposite to the direction of electric field, but will not be accumulated on the surface as it gets a path towards the battery. So there is a net field inside the conductor and flow of electrons continues, and so electric current flows. Okay, heading लिख लो drift velocity. Heading लिख लो drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, तो पहले मैं लिखा देता हूं स्टेटमेंट, उसके बाद उसको डिराइव करते हैं ना. लिखो, द एवरेज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they are drifting from the positive direction, they are drifting towards the positive terminal of the battery, okay, is called drift velocity. ठीक है? Due to the drift velocity only electric current flows through a conductor. Due to the drift velocity only electric current flows through a conductor. Okay? The order of drift velocity is very small, although the order of thermal velocity is very high. Okay? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर काफी कम होता है, 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड में होता है, जबकि क्या नाम है उसका थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर जो होता है 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड इस हिसाब से आता है. ठीक है? एनीवे, लेकिन हमारा जो करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, तो हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्यों करंट क्या कैसे होता है. ओके, अभी हम लोग क्या
एक्सप्रेशन पर नेट वेलोसिटी निकालेंगे। ऑलराइट, चलो सुन लो अभी मेरे बात क्या बोल रहा हूं। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में मैं क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। जब मैं स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया E, और अगर मैं E का बात करूंगा, E इज इक्वल टू माइनस V बाय L। ये L जो है कंडक्टर का लेंथ मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज V है तो यही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर करेगा, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो फील्ड ऐसे बना। क्लियर है ना? अब देखो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएगा। क्लियर? चलो, ये फील्ड लगाने से पहले क्या था, कोई एक समय जब फील्ड लगाने से पहले ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वेलोसिटीज, तो जो नेट वेलोसिटी आएगा v1 प्लस v2 प्लस vn बाय n इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्या, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, अब ये हमको समझना है थोड़ा, एक कॉन्सेप्ट में बताया नहीं, वहां पे बता रहा हूं। क्या चीज है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके ऊपर फोर्स गिरेगा, फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ते 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 जाता है। लेकिन मैं शुरू में बताया कि हम लोग जो अभी पढ़ेंगे स्टेडी करंट के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट, या फिर हम लोग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्टेडी रहेगा वो हम देखते हैं। तो मतलब कांस्टेंट स्पीड में आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर फोर्स गिरे तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ता है। ओके, लेकिन होता क्या है कि वो जो बढ़ता है तो यहां से यहां तक पूरा नहीं आ पाता, क्योंकि वो जो जगह है कंडक्टर के अंदर में, जो जगह है तो पूरा तो फ्री नहीं है ना, वो जगह में बहुत सारे एटम्स होगा, बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स रहेगा कि नहीं। मान लेते रास्ता जा रहे हो, रास्ता पूरा खाली है, तुमको गाड़ी चलाना है तो पूरा स्पीड में चलोगे। अगर रास्ता है, जगह है जाने का, लेकिन वहां पे 100-200 आदमी है तो क्या होगा, जाओगे तो धक्का लगेगा जोर से। लेकिन अगर कोई क्या नाम है उसका ब्रेक नहीं है तो धक्का लगेगा, स्पीड चलेगा तो धक्का लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का पास भी वही ब्रेक है तो है नहीं डायरेक्ट, तो वो लोग चलने लगा, स्पीड उनका बढ़ने लगा, आगे में धक्का लगेगा। धक्का लगने से क्या होगा, या तो रुक जाएगा, है कि नहीं, या तो रुक जाएगा, रुकने के बाद भी उसके पास थर्मल एनर्जी तो है, फिर मूव करने लगेगा। तो जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे धक्का लगा तो ये ऐसे चले जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। ओके, और ऐसे तो नहीं कि पूरा फिजिकली धक्का लगते हैं, हो गया ना, वो लोग फिजिकली धक्का लगे ऐसे कुछ नहीं है। तो आते हैं रास्ता में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, मान लेते ये पॉजिटिव है, आयन है, इसके टकरा ये खींचेगा इसको तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होते होते वो लोग का मतलब क्या होता है कि स्पीड हमेशा बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर जाता है ड्यू टू दिस क्या एक्सेलरेशन। तो वो लोग एक एंड से दूसरा एंड तक आते आते क्या होता है, so many collisions are they are meeting so many collisions। तो इन सब कोलिजन के लिए उनका वेलोसिटी बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। जब एवरेज लेके तो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ पे एक्सीलरेटेड नहीं है, कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा, बहता है। ओके, तो वो बह के जाएगा आगे। अब सवाल है कि अगर यहाँ पे फील्ड का ऊपर इलेक्ट्रॉन का ऊपर फोर्स गिर रहा है तो धीरे धीरे क्यों जा रहा है, बता लोगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर फोर्स गिर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स गिर रहा है, ये फील्ड नहीं है, इसका फोर्स बता रहा, बाहर बता रहा। लेकिन उससे पहले ये जा रहा था ऐसे, समझ लो, उसका स्पीड था ऐसे, मतलब वेलोसिटी था ऐसे। अब ये जो फोर्स आएगा वो वेलोसिटी को करेगा क्या, ये जो वेलोसिटी है इसको करेगा क्या, थोड़ा इसको पुश करेगा। लेकिन पूरा ऐसे है तो ये तो ऐसे नहीं भेजेगा ना, समझ मेरे बात। एक इलेक्ट्रॉन जा ऐसे, इसके ऊपर फोर्स गिरा तो ये इसको यहां तो नहीं भेजेगा, कहां भेज सकता है,
ये बात आस्ते 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 चेंज होते होते यहाँ पे, समझ रहे हो? मतलब इसको जाना था यहाँ पे, लेकिन ये आ गया यहाँ पे। फिर थोड़ा देर के बाद जाना था यहाँ पे, आगे वो आ गया इधर। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि हमेशा टुवर्ड तो ये तरफ तो आएगा वो, लेकिन कांस्टेंट ये में नहीं आएगा। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कैसे भी आ सकता है, लास्ट में थोड़ा इधर आके पहुंचेगा। सो मेनी कोलिजन्स आर देयर, लेकिन सो मेनी कोलिजन्स, सो मेनी डायरेक्शन ऑफ मोशन आर देयर, लेकिन एट द एंड तो दिस डायरेक्शन में हो फोर्स गिरा, उस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा। मतलब ये थोड़ा बहता हुआ इधर आया। कुछ और समय में क्या होगा, फिर से मान लेते हैं इधर हर जगह में जा रहा, कोलिजन तो होगा, तो थोड़ा आगे आगे जाएगा। दैट इज हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कमिंग इनटू प्ले। क्योंकि वो एक डायरेक्शन में आना है उसको, लेकिन उसका वेलोसिटी बहुत सारा है, क्योंकि थर्मल भी तो काम करता है ना, टेम्परेचर तो काम करता है, खाली ये फील्ड के लिए काम नहीं करता। टेम्परेचर के लिए उसका काइनेटिक एनर्जी आता है, उस काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैसे जाता है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब हम उसका डेरिवेशन निकालते हैं। क्लियर? चलो लिख लो। अभी हेडिंग क्या लिखा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेशन तो मैं बुला दिया। ऑलराइट, लिखो। कंसीडर ए कंडक्टर ऐसे लिखा हो क्या? नहीं, काट दो इसको, काट दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हेडिंग लिख चुके हो ना, उसका डेफिनेशन लिख चुके हो, हेडिंग लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काट दो, जो बुलाए काट दो उसको। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। Let us consider a conductor having n number of free electrons per unit volume. N number of free electrons per unit volume. नहीं, खाली n number of free electrons लिखो. The velocity of these electrons due to the temperature, that is thermal velocity of these electrons are v1, एरो रहेगा सबके साथ, घुमा के v लिखना, क्योंकि हम लोग v ये वाला भी यूज करेंगे। ओके, v1 v2 vn, okay, the average of these velocities is 0. The average of these velocities is 0. Therefore VAB is equal to v1 plus v2 plus vn by n, that is equal to 0. तो ये वाला 0 है, पता है। ओके, when a battery having potential difference V is connected, when a battery having potential difference V is connected across the end of the conductor, an electric field E is equal to minus V by L is established around the conductor. Okay, due to the electric field, the free electrons are now experiencing a force F is equal to minus E into E. Okay, this implies MA is equal to minus E into E, implies A is equal to minus E into E by M. So magnitude of this acceleration is E by M. Clear? लिख लिया? Next, due to this acceleration, the electrons velocity
velocity will change. Okay, the electron's velocity will change. Alright. However, when they are moving toward the positive terminal, they will experience, they suffer collision due to the positive ions and also with the other electrons. Okay. At a certain time, at a certain instant, the speed of the या फिर velocity of the electrons are एक काम करो, इसको v का जगह में u कर दो। हाँ, पहले जो मैं लिखाया था उसको u कर दो, अभी v लिखूंगा। पहले जो लिखाया था उस सबको काट के u कर दो। v जितना सारे लिखे हो ना पहले उसको u कर दो। पहले जो लिखा था थर्मल वेलोसिटी जो लिखा था, हो गया? क्या बोला रहा था अभी? लिख लिया ना? वेलोसिटी आर u1 u2 डॉट 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 un। ओके, चलो नेक्स्ट। in this instant the electrons are traveled for time t1 नहीं tau 1 लिख दो, tau 1 tau 2 tau n respectively. Therefore, velocity of the electrons are कितना? v1 that is equal to u1 plus a tau 1. v2 is equal to u2 plus a tau 2. vn that is equal to un plus a tau n, where tau 1, tau 2 dot 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 tau n are the relaxation time. समझ में आया ना? इसका मतलब है कि मान लेते मैं अभी किसी समय इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी देख रहा हूं, वो v1 v2 ऐसे था। ओके, मतलब अभी मान लेते हैं वेलोसिटी देख रहा हूं वो ये है, ये सब है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी पहले से कहीं पे टकराया होगा, जब टकराया था उस समय उनका वेलोसिटी था इतना। तो टकराने का और अभी का स्पीड का अंदर जो लास्ट टकराया था, ये जो है मैं लास्ट टकराने का बात कर रहा हूं, टकराया था और अभी जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? टकराने का बाद वो t1 समय मूव कर चुका है, दूसरा वाला tau 2 समय मूव कर चुका है, ऐसे करके nth वाला tau n समय मूव कर चुका है। तो इसलिए उनको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। टकराया, दूसरा कोलिजन, एक कोलिजन और दूसरा कोलिजन का भीतर में जो टाइम मिलता है जहां पे वो फ्रीली मूव करते हैं उनको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एनीवे, ये हो गया वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का बाद, बैटरी अप्लाई करने का बाद इतना हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी समय में। तो यही सब वेलोसिटी का जब एवरेज निकालेंगे ये मिलेगा डेड वेलोसिटी। ठीक है, चलो आगे करते हैं। Therefore, Vd is equal to डेड वेलोसिटी को हम Vd का नाम से जानते हैं। Therefore, Vd is equal to v1 plus v2
प्लस Vn डिवाइडेड बाय n। अब V1 का वैल्यू हो गया U1 प्लस A T1 प्लस U2 प्लस A T2 प्लस UN प्लस A Tn डिवाइडेड बाय नीचे कितना n। तो उसको अगर मैं थोड़ा सजा के लिख दूं U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट प्लस UN डिवाइडेड बाय n प्लस A कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस Tn डिवाइडेड बाय n। T तो नहीं है, ये टाउ है। टाउ 1 ये कितना है टाउ 2 और ये क्या है टाउ है। तो ये हो गया हमारा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ है। तो बन गया कितना, ये वैल्यू 0 निकाले प्लस A इंटू इसको टाउ बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके क्लियर। चलो तो VD का वैल्यू मिल गया हमको कितना A टाउ। अच्छा A का वैल्यू कितना मिला है E बाय M। तो VD का वैल्यू हो गया E बाय M इंटू टाउ। अच्छा E का वैल्यू क्या होता है V बाय L इंटू टाउ। तो VD इज इक्वल टू EB बाय ML इंटू टाउ। ये कांस्टेंट है कि नहीं बताओ। ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि E का वैल्यू कांस्टेंट है, B जो अप्लाई किए वो कांस्टेंट है, M वो कांस्टेंट है, L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो कांस्टेंट है, टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। ये तब वेरी करेगा अगर टेंपरेचर वेरी करेगा। इट विल वेरी with temperature only। मतलब did velocity will change with temperature। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो did velocity चेंज होगा, नहीं तो did velocity चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर did velocity। क्लियर। चलो लिख लो इसको। मिटा रहा हूं। ओके आगे लिखो, हेडिंग लिखो एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ डिड वेलोसिटी। हेडिंग लिखो एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हम लास्ट पढ़ते हैं आज के लिए। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में हमको कोई एक क्रॉस सेक्शन लेना है। ये वाला क्रॉस सेक्शन मान लेते मैं ले लिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन, ओके। तो हमको निकालना है क्या करंट। देखो करंट के लिए फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू Q बाई T और डिड वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम निकाले EB बाय ML इंटू टाउ। BD इज इक्वल टू EB बाय ML इंटू टाउ और I इज इक्वल टू Q बाई T। ओके चलो हम निकालते हैं अभी ये कंडक्टर में जो करंट है उसका डिड वेलोसिटी का क्या लेना देना है। ऑलराइट ना, लिखो Consider a conductor of uniform cross section. Consider a conductor of uniform cross section of area A and length L. हो गया? The conductor has n number of free electrons per unit volume.
the conductor has n number of free electrons per unit volume which has dead velocity Vd. ओके ठीक, अब देखते हैं ये वाला फिगर बना लोगे है ना, ये वाला फिगर बना लोगे। ऑलराइट, in time t the dt करो, in time dt the electrons are traveled from the cross section q to the cross section p, from cross section q to the cross section p. Electrons are traveled from cross section q to cross section p. Okay, the number of electrons traveled, number of electrons crossed the cross section is equal to, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें क्रॉस किया कितना होगा, इतना वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही होगा, is equal to number of electrons in the region of the cross section P and Q, so that is equal to number of electrons per unit volume into volume of the region between P and Q. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम कितना है n इनटू ये वॉल्यूम कितना निकलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दिस डिस्टेंस। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो a है और ये डिस्टेंस कितना होगा, Vd इनटू dt, Vd इनटू dt। ओके, ये एरिया हो गया Vd इनटू dt। क्लियर? अच्छा, तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द क्रॉस सेक्शन इन टाइम dt में लिख देता हूं, इन टाइम dt इज इक्वल टू दिस मच। ओके, अब बताओ फिर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन इन टाइम dt इज इक्वल टू दिस वन, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, चार्ज कितना लिखेंगे, देयरफॉर चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इन टाइम dt, कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया देखो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा कितना क्रॉस किया। dq में लिख देता हूं इज इक्वल टू E into Na into Bd into dt। चलो, इतना चार्ज क्रॉस कर गया इन dt समय, पर सेकंड लिखा हूं क्या, हाँ, इन टाइम dt समय में इतना चार्ज क्रॉस किया। हमारा करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर सेकेंड, या फिर dq by dt बोल दो। dq यहाँ पे है, dt यहाँ पे, dq by dt is equal to NaE into Bd, लेकिन dq by dt तो होता है करंट, NaE into Bd। तो यहां से पता चला कि I जो है प्रोपोर्शनल टू Bd है, क्यों, n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, e कांस्टेंट, ये तीन कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए, तो ड्यूड वेलोसिटी का ऊपर प्रोपोर्शनल है, तो करंट जो है। क्लियर है? तो आज का क्लास में हम लोग इतना पढ़ते हैं, अगले क्लास में